हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वित्त आयोग, तो आज की क्लास हमारी संबंधित है वित्त आयोग से। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था निर्वाचन आयोग, यानी कि हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं। और उन्हीं के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास संबंधित है वो है वित्त आयोग से। इस पर संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ लास्ट में हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिए। ये क्लास आपके वीडियो के एग्जाम के लिए, आर के लिए, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम वित्त आयोग, सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त आयोग की फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है। तो वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 में दिया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है और वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं ये बात की गई है 281 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यानी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से तैयार हो गया कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है ये, और 281 में इसकी अनुशंसाएं दी गई हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष पर। ठीक है, 5 वर्ष पर या फिर इससे पहले, 5 वर्ष पर या फिर इससे पहले। ठीक है, दोनों में जब भी ये इसकी आवश्यकता होती है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5 वर्ष ही होता है, 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। और इसका गठन करेगा कौन? इसका गठन करेगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है ये? तो ये एक अर्धन्यायिक है और कैसे है ये? सलाहकारी है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म महत्वपूर्ण है, यानी कि ये सलाहकारी प्रकार की है और ये अर्धन्यायिक भी है, दोनों है। ठीक है, यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण चीजें हो गई? हमने आर्टिकल देख लिया कि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है और इसकी अनुशंसाएं 281 में दी गई हैं। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर या फिर इससे पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके पहले भी कर सकते हैं और इसका गठन किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग जो है ये सलाहकारी है और अर्धन्यायिक प्रकार की संस्था है। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि संरचना यानी कि किन किन चीजों से मिलकर ये बनी हुई है। तो संरचना में एक अध्यक्ष होता है, बाकी इसके अन्य सदस्य होते हैं वो 4 होते हैं और इन सब की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। दूसरा प्रश्न अगर ये बनता है कि क्या वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, ये अध्यक्ष हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। इनके जो सदस्य हैं इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य 4 होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं और इनकी जो योग्यता होती है, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति जो इसके सदस्य बनेंगे या इसके अध्यक्ष बनेंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए उनकी, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन जो योग्यता है और जो उनकी चयन विधि है। चयन विधि का मतलब हो गया कि किस प्रकार से लोगों को चूज किया जाएगा, कैसे उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे, किस प्रक्रिया से इनको सदस्य बनाया जाएगा। ये सब चीजें किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और ऐसी बातें कहाँ पे कही गई हैं? संविधान में कही गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस में इशू हो सकता है, ठीक है, जुकाम की वजह से। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से हम बता सकें। तो देखिए, अभी हमने कहा कि संरचना में सीधी सी बात है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें इनकी योग्यता के बारे में और इनके चयन विधि के बारे में, तो ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है कि इनकी योग्यता और इनकी चयन विधि को संसद के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? सीधी सी बात है, यानी कि योग्यता को और चयन विधि को ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के द्वारा इसको जो है, संविधान में ऐसा कहा गया कि संसद इसको यहाँ पे योग्यता इनकी निर्धारित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहीं पे दिया जाएगा, यानी कि संसद की जगह पे राष्ट्रपति दिया जाता है और राष्ट्रपति की जगह पे संसद दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहीं पे, तो इसको ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िएगा, इसीलिए हमने इसको ध्यान से नोट्स भी बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े।
संसद ने कौन किसी व्यवस्था बनाई है? जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है कि इनकी जो योग्यताएं हैं और जो चयन विधि है इसके लिए संसद व्यवस्था बनाएगी। तो हम देखेंगे कि संसद ने व्यवस्था कौन सी बनाई हुई है। तो देखिए, अध्यक्ष के लिए क्या व्यवस्था बनाया है इन्होंने? तो जो अध्यक्ष होगा, यानी कि जो फिनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष होगा, उसके पास योग्यता कैसी होनी चाहिए? तो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि वो सार्वजनिक मामलों के बारे में उसको अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यवस्था बनाई गई है संसद के द्वारा अध्यक्ष के लिए। बाकी जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई है? तो इनके लिए संसद ने कहा है कि जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या इस पद के लिए योग्य हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो या फिर उसके पास हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता हो। ठीक है, पहला सदस्य ये हो गया। दूसरा, इसमें भारत के, ठीक है, भारत के वित्त मामलों एवं लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है किसके लिए की गई है? जो 4 अन्य सदस्य हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर वो इस पद के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो भारत के वित्त मामलों एवं लेखा का उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, अगर हम देखें तो प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का उसको व्यापक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव होना चाहिए। और चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है, तो ये विधि है जो संसद के द्वारा बनाई गई है अध्यक्ष की योग्यता और बाकी जो 4 अन्य सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, आ गया समझ में? तो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। और जो 4 अन्य सदस्य दिए गए हैं वो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या फिर उस पद के लिए योग्य हों। दूसरा ये कि जो भारत के वित्त मामलों एवं लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव होना चाहिए और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कार्य के बारे में। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वित्त आयोग एक सलाहकारी और अर्धन्यायिक संस्था है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें तो इसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कार्य यहाँ पे, तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। अब किन किन बातों पर सलाह देता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। लेकिन किस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देगा ये? तो संघ एवं राज्यों के बीच करों का वितरण और राज्यों के बीच आवंटन। मतलब क्या हो गया? यानी कि जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे संघ मतलब हो गया केंद्र, और राज्यों में यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, भारत है हमारा, ठीक है, इंडिया है, तो इसमें जो स्टेट है यहाँ पे इनमें के बीच में करों का जो निर्धारण होगा। ठीक है, क्या होगा? जो करों का निर्धारण होगा। और इन राज्यों के बीच में को जो इसका आवंटन होगा उसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, क्या करना है? इसको सलाह देना। दूसरा, ये भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता करने के लिए वहां पे सलाह देता है ये। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि का संवर्धन। अब इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं ओवरऑल। तो इसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देने का मतलब ये हो गया कि टोटल जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, जितना पैसा टोटल आ रहा है, इसमें जो भी लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य करने हैं, जो भी राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो भी कार्य किए जाने हैं, तो इसके लिए जो भी कर है उनका वितरण किया जाए। ठीक है, करों का वितरण यानी कौन सा टैक्स किसके द्वारा वसूला जाएगा, दूसरा ये हो गया। और उसके बाद में इसका राज्यों के बीच में आवंटन किया जाना, यानी किस स्टेट में, क्योंकि क्या है इंडिया में, यानी कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति हो क्या है, बहुत उसमें विविधता पाई जाती है, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे विकास के कार्य अलग हैं सबके यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग जो संसाधन है उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग जो है संसाधन की जरूरत होती है। तो उसके हिसाब से किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ पे किस तरह से आवंटन करना है उसके लिए सलाह देना। दूसरा ये कि जो भारत की संचित निधि है वहां से राज्यों के राजस्व में सहायता देना, यानी कि भारत की संचित निधि से राज्यों को वहां पे सहायता पहुंचाना। और तीसरा काम इनका ये है कि राज्यों में जो नगर पालिकाएं हैं, जो पंचायत हैं, यहाँ पे इनके डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जब यहाँ पे राज्य के पास पैसा होगा तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनको दे पाएंगे, है ना, इनका विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए भी क्या करना, यहाँ पे सिफारिश करना वित्त आयोग से। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा
तो वित्त आयोग जाकर के यानी कि राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा, तो वित्त आयोग जाकर के किससे कहेगा? राष्ट्रपति से कहेगा। ठीक है, वहां पे क्या करेगा? इनको सलाह देगा। ये इनका कार्य हो गया। अब देखते हैं इसमें फिनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, ठीक है, फिनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है ये किसको? ये राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। और इनकी जो सिफारिशें होती है सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको नोट डाउन यहाँ पे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या इनकी जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी हैं या फिर बाध्यकारी हैं? तो फिनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं ये सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये हो गया वित्त आयोग से संबंधित इनके कार्य हो गए। इनके सदस्यों की कौन कौन सी योग्यताएं होती है, योग्यताएं तय कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये संविधान में कहा गया है। आर्टिकल कौन कौन सा है और इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या ये पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य है? तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। नंद किशोर, इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। और पहले कौन थे? के.सी. नियोगी थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये के.सी. नियोगी हो जाएंगे। ठीक है, 15वें के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। चलिए इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम जीएसटी के बारे में देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। ठीक है, तो इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन के तहत मेन पॉइंट को हम देख ले रहे हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम बाद में किसी दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा इसमें हमने इसको कट कर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में एक नई कर प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसको कहा गया जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय एवं सहयोग की क्या होगी? जरूरत होगी। और इसी प्रक्रिया को चलाने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया जिसको कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। इसको जोड़ा गया एक नए अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 279A जोड़ा गया। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य है, ये आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 279A हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सचिवालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में है। केंद्रीय राजस्व सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जीएसटी। तो इसका विजन क्या, यानी कि दृष्टि अगर बात करें तो सहकारी संघ के मानकों को स्थापित करना इसका विजन है। और इसका लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है? व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया विकसित करना, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है और सहयोग के साथ साथ उनका विचार विमर्श आपस में यानी कि तर्क वितर्क भी जरूरी है। और इसमें संरचना में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रचलित और प्लस उपयोगकर्ता हितैषी होना चाहिए। तो ये इनका मिशन हो गया, लक्ष्य हो गया। देखिए संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र और राज्यों की संयुक्त फोरम होती है। राजस्व वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जहां से प्रश्न बन सकता है वहां पे हम टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के। आर्टिकल 279A में ये कहा गया। ठीक है, जीएसटी की स्थापना की गई थी 101वें यानी कि 101 संविधान संशोधन के द्वारा। क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इसके अध्यक्ष काउंसिल की बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं ये। ठीक है, इनको वोट का राइट नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है। तो ये थोड़ा सा डीप में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो जनरली नहीं पूछा जाएगा। कामकाज के बारे में देखें तो सदस्यों की आधी संख्या बैठक के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। मतों का भार अगर हम देखें तो केंद्र सरकार इनके कुल मतों का भार 1/3 होता है और यहाँ पे जो समस्त जो राज्य सरकार है उनका 2/3 होता है। निर्णय लिया जाता है 3/4 बहुमत से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब मीटिंग होती है यानी कि किसी डिसीजन को अगर लेना होता है तो वहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो 3/4 बहुमत से लिया जाता है। इसमें जो राज्य सरकार के मतों का भार होता है वो 2/3 होता है और 1/3 होता है केंद्र सरकार का मत। ठीक है, और इसकी मीटिंग में यानी कि सदस्यों की आधी संख्या बैठक के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। सदस्यों में कौन कौन शामिल है मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, यानी क्वेश्चन गलत किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द लिखा गया पंचायत, राइट। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए
राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एक बार अगर हम देखेंगे सीधा सा 5 वर्ष में क्या गठित करते हैं वित्तीय स्थिति, तो हम सोचेंगे एक बार यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में सोच सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे वित्त आयोग नहीं सही होगा, क्योंकि पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है, तो ये राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी। किसका गठन करेगी? राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। तो यहाँ पे वित्त समिति नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समिति लिखा है, यहाँ पे आयोग लिखा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? राज्य वित्त आयोग की, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 ये नहीं होगा। तो देखिए इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा करना और प्रासंगिक सिफारिशें करना शामिल है इसके अंतर्गत। 1994 में आर्टिकल 243 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग और शहरी निकायों के लिए आर्टिकल 243 के गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। अप्रैल 1994 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो राज्य सरकार द्वारा शुल्क, चुंगी, कर आदि के माध्यम से किए गए राजस्व संग्रह में से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए, इसकी अनुशंसा करना शामिल है, ठीक है। नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किन किन शुल्कों या चुंगी कर पथकरों की वसूली की जानी चाहिए, इसकी अनुशंसा करना। राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को अनुदान देना, ठीक है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ये सारे कार्य हैं राज्य वित्त आयोग के। वित्तीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक और राज्य हो और स्थानीय सरकारों के बीच, ठीक है, और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? तो पहला यहाँ पे क्या लिखा है? जिला वित्त आयोग। दूसरा लिखा है केंद्रीय वित्त आयोग। तीसरा लिखा है यहाँ पे राज्य वित्त आयोग और चौथा लिखा है यहाँ पे जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है? यहाँ पे राज्य की बात हो रही है और स्थानीय सरकारों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सीधा बात किसकी हो रही है? राज्य वित्त आयोग के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट में ही कि जब पंचायतों से संबंधित बात होगी, ठीक है, यानी कि हम केंद्र को छोड़ दे, पंचायत होगी, जो स्थानीय सरकारें हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, अगर उनसे संबंधित बात होगी तो वहां पे कार्य कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। तो स्थानीय सरकारों के लिए और ये शहरी स्थानीय सरकारों के लिए, इनके लिए कार्य कौन करेगा? चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, कार्य करेगा राज्य वित्त आयोग, जिसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य वित्त आयोग और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। ये ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा भी करता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का दोनों कार्य हो जाएगा। ये राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। हम देख चुके हैं सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था, ये प्रत्येक की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की, किसकी? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने, राइट, यानी कि कितने वर्ष के पश्चात, 5वें वर्ष, 10वें वर्ष, चौथे वर्ष या 7वें वर्ष, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हर 5 वर्ष पे किया जाता है ये, ठीक है। इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल पूछा जाता है यहाँ पे। भारत का वित्त आयोग एक स्वतंत्र और गैर पक्षपाती संस्था है, जिसने इसकी उच्च विश्वसनीयता और राजकोषीय संघवाद में योगदान दिया हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तथ्य ध्यान दीजिएगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक निकाय है, और हम डिस्कस भी, हमारी जो क्लास चल रही है ये भी चल रही है संवैधानिक निकाय से संबंधित। इसके पहले वाली क्लास हमने लिया हुआ निर्वाचन आयोग से,
और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को भी करवाया हुआ। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखा हुआ है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एक ही उस क्लास से आपका अच्छे से पूरा फैक्ट और क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। पंचायती राज और राज्य शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांव के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से गांव की स्वशासन का एहसास होता है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम इसको सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का एक खंड है। ठीक है। ये निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है और ग्राम स्तर पर गांव पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्थापित वित्त आयोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य नहीं है। ठीक है। ये बताना, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। ठीक है। किसके बारे में दिया गया है? तो जो वित्त आयोग है तो ये संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। अभी हमने देखा था। ये राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता के संचालन सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ये राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करता है। ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उपायों की सिफारिश करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि करों के वितरण के बारे में बात करता है, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था, और राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के बारे में बात करता है। लेकिन अभी हम डिस्कस यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, हमने ये कहीं पे नहीं पढ़ा था कि ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में कोई सिफारिश करे। तो ऐसी कोई बात हमने डिस्कस नहीं की हुई थी और ऐसा इसमें दिया भी नहीं गया है। तो इसमें ऑप्शन यानी कि ये डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है। किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके बहुत सारे जो तथ्य हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। राइट। तो ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उपायों की सिफारिश करता है, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग समय समय पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किए जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिवीजन के थ्रू आपका अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी। तो संघ और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अभी हमने कहा कि हमारा देश क्या है, भौगोलिक स्थिति से जनसंख्या यानी कि हर एक मामले में विविधता इसमें पाई जाती है। तो यानी कि सबकी भौगोलिक स्थिति भी अलग है, तो वहाँ पे विकास भी अलग अलग मायने में होगा और वहाँ के लिए रिसोर्सेज भी अलग तरीके से लगेंगे। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलग रिसोर्स की आवश्यकता होगी, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ की स्थिति अलग है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए किस बेसिस पर राज्यों के अंदर जो संसाधन है उनकी आपूर्ति के लिए यानी कि आवंटन कैसे किया जाए, करों का वितरण कैसे किया जाए, इन सिद्धांतों का निर्धारण भी किया जाता है। ठीक है। सिद्धांतों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग की आवश्यकता है और उसको केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान करना चाहिए, यानी कि भारत के समेकित कोष से बाहर। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं और उन राज्यों द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में आर्टिकल 275 के तहत सहायता की आवश्यकता में कुछ राज्यों के अनुदान सहायता के लिए द्वितीय वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज देख लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में उपायों की सिफारिश करने के लिए एक अलग से वेतन आयोग बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेतन आयोग का कार्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी थे। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1951 में किया गया था, 22/11/1951 में। इसके अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे। ठीक है। और गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा।
अब तक प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और वित्त आयोग का गठन जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। के संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। श्री ए के चंदा ये तीसरे के थे और पी.वी. राजमन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पूछा जाता है अगर प्रश्न तो ध्यान दीजिएगा, बाकी पहला पूछा जाता है, दूसरा भी याद रखिएगा के संथानम थे और 15 समय कौन से हैं, एन के। ठीक है। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अभी मैं हल्का सा इसमें जीएसटी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, इसके लिए हम अलग से क्लास लेकर के आएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टैक्स, क्या इसमें डायरेक्ट टैक्स को ऐड किया गया है या इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया गया है, किन चीज़ों के बारे में है, इस पर हम क्लास लेकर के आएंगे। फिलहाल ये जीएसटी किस चीज़ के बारे में, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनसे ये संबंधित है। तो प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा तो कौन सा होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। तो सीधा सा आपको इसमें ये बताना कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो क्या बिक्री कर प्रत्यक्ष कर है? बिल्कुल नहीं है। सीमा कर, उत्पाद शुल्क, यानी कि इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा, आयकर। ठीक है। तो जैसे कि प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्टली भार उसी के ऊपर जो पे करता है उसी के ऊपर आता हो, उसको हम बोलते हैं ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में ट्रिक भी कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं, कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। लेकिन समझने के लिए क्या है कि प्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया कि जो पे कर रहा है ना, जो पे कर रहा है भार उसी के, पे वही करेगा जिसके ऊपर भार होगा, किसका, उस टैक्स का। तो आयकर यानी कि इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो अगर हम कमा रहे हैं तो हमको ही पे करना है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें क्या होता है, अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो जो दुकान वाला है यानी कि शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, वो उसमें टैक्स इंक्लूड करके टैक्स किससे ले रहा है, कस्टमर से ले रहा है। ठीक है। यानी कि उसको हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद वो वहां पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि मैंने शॉपकीपर को दिया और उसने ले जाकर के किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनकम टैक्स हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है। आयकर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि शॉपकीपर हमसे लेगा और उसके बाद में वो जाके किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ठीक है। तो कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का ऐसा कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जैसे सेवा कर हो गया, बिक्री कर हो गया, ये सारे क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष कर उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जो इसका भुगतान करता है। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण में आयकर हो गया और निगम कर हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रिक कैसे इसको याद रखेंगे, यानी कि कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट है। तो देखिए एक ट्रिक यहाँ पे दी गई है जो याद करेंगे हम किसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। तो यहाँ पे 2 ट्रिक दी गई है, एक तो दी गई है जो डायरेक्ट टैक्स होगा, एक होगा जो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई एक भी याद हो जाता है तो दूसरा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेंगे। यानी कि अगर आपने इनडायरेक्ट वाला याद कर लिया है और ऑप्शन में आपने देखा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और 2 के थ्रू तो कर ही सकते हैं। तो मर्जी आपकी, आप चाहे 2 ट्रिक याद करें या फिर एक याद करें। अगर आपको एक ही अच्छे से याद है तो आप दूसरा अपने आप से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या देगी, विप्रो को इन। ठीक है। तो विप्रो से क्या हो जाएगा, विप्रो जाएगा वेल्थ टैक्स, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स, ये कौन सी है, ये डायरेक्ट टैक्स की है। ठीक है। को से हो गया कोऑपरेटिव टैक्स और इन से हो गया इनकम टैक्स। जिस तरह से कोई वेबसाइट पढ़ते हैं .co.in करके, तो wipro.co.in करके पढ़ लो। ठीक है। तो हो जाएगा विप्रो मतलब विप्रो यानी कि वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसको हम बात करेंगे एक्सक्यूज मी से। एक्स से हो गया एक्साइज, है ना, CU से हो गया कस्टम और SE से हो गया सर्विस। ठीक है। मी से क्या हो गया, M से हो गया मार्केट यानी कि वैट और E से हो गया इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। ठीक है। एक्सक्यूज मी wipro.co.in। तो आई होप याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग क्या है? क्या ये कानूनी निकाय है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 1, 2, 3 या 4 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को भी। इससे पहले हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन डिस्कस किया हुआ है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिनेंस कमीशन को और हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को। तो ये राज्य वित्त आयोग कैसा हो जाएगा? ये संवैधानिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था। आर्टिकल 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों यानी कि 4 की नियुक्ति भी करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। जो फिनेंस कमीशन की बात कर रहे थे वहां पे राष्ट्रपति करता था और राज्य वित्त आयोग के अगर हम बारे में बात करेंगे तो वहां पे राज्यपाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। चीजें हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, है ना? तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। बार बार पढ़ने से, इसको हमने इसलिए बार बार डाल दिया हुआ है क्वेश्चंस के व्याख्या में, यानी कि प्रश्नों की व्याख्या के अंतर्गत, जिससे आप बार बार पढ़ेंगे तो रिवीजन के थ्रू आपकी चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो आर्टिकल तो याद ही हो गया होगा, 280 के तहत किया गया। हर 5 साल पर या फिर उससे पहले भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य है केंद्र राज्यों के बीच में और राज्यों के खुद के बीच में आय के वितरण के लिए कानून या सूत्र देना। 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने किया है। इसकी अध्यक्षता एनके सिंह ने की हुई है। इसकी सिफारिशें 2021-22 से 25-26 तक यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1948, 1950, 1949 या फिर 1951? तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1950 में। तो योजना आयोग का स्थान अब किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसकी? योजना आयोग की। इसके कार्य क्या थे? तो देश के संसाधनों के सबसे संतुलित और प्रभावी उपयोग के लिए योजना सूत्रबद्ध और प्रारूप बनाना, तकनीकी कार्मिकों सहित राष्ट्र की पूंजी, भौतिक और मानव संसाधनों के मूल्यांकन के चरणों का इसका निर्माण और निर्धारण करना और इन संसाधनों को देश के निर्माण के लिए बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। उस समय अध्यक्ष, ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ठीक है, ये वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, जो कि नीति आयोग आ गया किसकी जगह पे? नीति आयोग अब आ गया है योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो सीधी सी बात है, किसकी की गई है? वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, जैसे हम 280 के बारे में आएंगे, यानी कि जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो आप फटाफट सारी चीजों को जितना हमने पढ़ाया हुआ है रिकॉल कर लीजिएगा फटाफट कि 280 में क्या है। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। 281 में इसकी अनुशंसाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 साल यानी गठन इनका 5 साल या फिर इससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी संरचना के बारे में एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इनकी लेकिन योग्यता के बारे में और चयन विधि के बारे में संविधान ने किसके लिए कहा है? संसद के थ्रू। और संसद ने क्या किया हुआ है? संसद ने क्या कहा कि जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। बाकी इन चारों के लिए हाईकोर्ट के लिए और ये सब चीजें दी गई हैं। तो फटाफट चीजों को रिकॉल करते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही चीजें आर्टिकल 280 हो गया, वही हमने सब चीजें डिस्कस कर दी हुई हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे। 15वें के कौन है? नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह। इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। भारत का वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। तो देखिए, वित्त आयोग और योजना आयोग में कंफ्यूज मत होइएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसकी जगह पे अब नीति आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1951 में किया गया था, अभी हमने देखा।
पहला वित्त आयोग कब बना था? 22 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया था। इसके अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नेगी थे। ठीक है, केसी नियोगी का फुल फॉर्म है, मतलब सोचो कि गलत हो गया, तो केसी नियोगी मतलब हो गया क्षितिज चंद्र नेगी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह इनके 15वें अध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी इससे पहले थे, ये इनका पूरा नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सब चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई। अगर इससे पहले ध्यान से आप लोगों ने, यानी कि जो भी मैंने व्याख्या पढ़ी हुई है, ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। श्री एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। पूछ रहा है कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, आयोग की जो सिफारिशें हैं 21 से 26 की 5 वर्ष की अवधि को कवर करेंगी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आयोग को 30 अगस्त 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी कि ये सही है। इसमें अभी हमने चीजों को देखा हुआ था, डिस्कस किया हुआ था, तो इसमें सही नहीं कौन सा? चौथा इसमें सही नहीं दिया गया। ठीक है, तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र राज्य वित्तीय सहयोगों पर यह संबंधों पर सुझाव देता है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, विकल्प 2 सही हो गया है। योजना आयोग के उन्मूलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, और इसमें पहला विकल्प सही है। 15वें वित्त आयोग, इनकी रिपोर्ट 21, 22 से 25, 26, यानी कि यहाँ पे सीधा ये लिख दिया गया था और यहाँ पे ये लिख दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें कहा गया था कि 30 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है, तो ये विकल्प 3 सही है, लेकिन चौथा सही नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? 280 के तहत ये वित्त आयोग हो जाएगा। इसमें और कौन कौन सा ऑप्शन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, भारत के महान्यायवादी हैं, तो भी महत्वपूर्ण है, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सीबीसी के भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है। अभी वर्तमान में कौन है, यानी कि अभी चेंज हुए हैं, कौन हुए हैं उनका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये बदल गए अभी। वो भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी हैं, इनके बारे में डिस्कस की गई है। हम देख लेते हैं जो दिया गया आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनका जिक्र किया गया आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसे संयुक्त बैठक सहित संसद के दोनों सदनों की सभी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था अभी जो है 2022 वाले में। ठीक है, तो संयुक्त रूप से संसद के दोनों सदनों में एक जो है सभी कार्यवाही में बोलने के लिए और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। ठीक है, हम बात कर दे थोड़ा सा सीबीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो सीबीसी वर्ष 1964 में स्थापित एक कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसे वर्ष 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संजय कोठारी जुलाई 2020 तक सीबीसी के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। जितनी भी संस्थाएं डिस्कस कर रहे हैं इनके वर्तमान में हेड कौन है? जो भी क्लास देख रहा होगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका रिवीजन ही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अगर हम बारे में बात करें तो ये 1992 में इसको स्थापित किया गया था। यह भी एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होते हैं। आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद भवन के समक्ष रखी जाती है। महिलाओं के हितों की रक्षा करना, इसको बढ़ावा देना और जनादेश के साथ भारत का सर्वोच्च संगठन है। रेखा शर्मा इसके क्या अध्यक्ष है? ये वर्तमान में भी यही काबिज है। ठीक है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग? तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है वित्त मंत्रालय और दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? यहाँ पे वित्त आयोग लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध, तो ये किस पे हो जाएगा? वित्तीय आयोग। इसमें चौथा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं?
अभी हमने देखा था एन के सिंह नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कहीं पूरा नाम लिख के आ जाए। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग का नेतृत्व एन के सिंह ने किया है और इसकी सिफारिशें अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 साल की अवधि के लिए होंगी, लेकिन इसको चेंज किया गया 21 से 26 तक किया गया है। आर्टिकल 280 सब डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? तो सरकारी व्यय का नियंत्रण, ठीक है, सरकारी व्यय का नियंत्रण किसके अधीन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नियंत्रण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे नियंत्रण जैसा कोई इसके पास, यानी कि वित्त आयोग के पास ये कैसी सलाहकारी है, तो यहाँ पे सरकारी व्यय का नियंत्रण पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ना ये होगा ना ये होगा, तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकरण वित्त मंत्रालय है। मंत्रालय में 5 विभाग शामिल किए गए हैं। आर्थिक मामलों का विभाग है, व्यय विभाग है। ध्यान से इस विभाग को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा विभाग कौन सा कार्य करता है। ठीक है, इस पर डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं। आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। तो अगर आपको नाम ध्यान है तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो रिजर्व बैंक के मामलों का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार की जाती है। निदेशकों को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। यह मौद्रिक नीति को लागू करता है और निगरानी करता है। वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो आरबीआई के बारे में। योजनाओं के बारे में बात करें, जो नीति आयोग बन गया है, ये आर्थिक नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विकासात्मक गतिविधियों के लिए किसी देश के संसाधनों के उपयोग के रूप में परिभाषित करता है। ये कुछ भली प्रकार परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक सचेत और विवेकपूर्ण तरीके से की गई प्रक्रिया है। 1950 में स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, यानी कि इनकी अध्यक्षता में की गई थी। योजना आयोग अनिवार्य रूप से गैर राजनीतिक और गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, जो सरकार को सिफारिशें करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीजों को हम देख चुके हैं, वित्त आयोग के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, इनके 15 सदस्य के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 5 वर्ष में एक बार। ठीक है, बाकी वही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। वित्त आयोग के पहले केसी नियोगी, तो 14वें थे वाई बी रेड्डी, 13वें थे विजय केलकर, 15वें कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, वित्त आयोग के प्रत्येक नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? 5 वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। बाकी सब वही चीजें हैं कि संविधान का आर्टिकल 280 के तहत डिस्कस किया गया है, 5 वर्ष में है इनकी नियुक्ति की जाती है। उससे पहले भी होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एक संवैधानिक निकाय है, राइट। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है, ध्यान दीजिएगा ये। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। ठीक है, पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। इसमें एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अर्धन्यायिक है, डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था के आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा, 1947। ठीक है, इसमें 3 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आर के सन्मुख शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और देश के स्वतंत्र भारत के पहले बजट में 171.15 करोड़ रुपए का लक्षित बजट राजस्व था। ठीक है, तो ये डेटा आपको नहीं याद रखना है, उसने याद रखना कि किसने इसको पेश किया गया था और किस ईयर में किया था। आगे बढ़ते हैं। ये संविधान में बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करा कि भारत का वित्त आयोग किस पर सुझाव नहीं देता है? तो भी मैं देखा था कि किस पर सुझाव देता है, यानी कि आप अगर आपको 3-4 ऑप्शन वो याद है तो आप उनको देख के देखिए, बाकी और कौन से अलग है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है आप उसको हटा दीजिएगा। तो भारत का वित्त आयोग किस पर सुझाव नहीं देता है? तो भारत के संचित निधि से सहायता प्राप्त करना,
संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों के वितरण, भारत की आकस्मिकता निधि से सहायता प्राप्त करना, और ध्वनि वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए इसमें, तो किस पर सुझाव नहीं देता है? तो देखिए अभी हमने देखा था कि संचित निधि से बात की थी हमने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आकस्मिक निधि। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इस पर सुझाव नहीं देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? आकस्मिक लिखा है, और हमने डिस्कस किया हुआ था संचित निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति 5 साल में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार क्या पढ़ना, क्लास लंबी ना हो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि भारत की जो आकस्मिकता निधि है, आर्टिकल किस आर्टिकल में? सीधा आर्टिकल ही पूछा था, तो आर्टिकल 267 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस कोष का संचालन करते हैं। तो राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्रालय के सचिव इसका संचालन करते हैं। इस कोष का उपयोग आकस्मिक या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, और राज्यों के पास अपनी आकस्मिक निधि होती है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? देखिए पंचायत की बात कर रहे हैं, मतलब कि राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी तरीका समझिए कि कहाँ पे कौन सा आपको कीवर्ड पकड़ना है, कहाँ पे आप सीधा राष्ट्रपति पे जो है टिक ना करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? पंचायत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये 5 वर्ष के बाद किया जाता है। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 280 के तहत की गई है, देख चुके हैं। करा कि वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत वित्त आयोग की बात की गई है, तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, ये 280 में दिया गया, तो सीधा यही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी देख लेते हैं कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक जो है निकाय के रूप में व्यवस्थित है, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है ये। इसका गठन 5 वर्ष पर या आवश्यकता अनुसार जब भी राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन करा कि वित्त आयोग की संरचना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो सब कुछ हमने इन चारों टॉपिक को यानी कि चारों स्टेटमेंट को डिस्कस किया हुआ है। देखिए बार बार हम क्वेश्चन यानी बहुत सारे प्रश्न को लेकर के हम क्यों आए ढूंढ करके, क्योंकि देखिए बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते चीजें कितनी ज्यादा याद हो चुकी हैं। देखिए आपने 2 पेज का नोट्स था, उसको आपने केवल 5 मिनट पढ़ा, ठीक है, बाकी आपने 1 घंटा केवल क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो 2 मिनट का यानी कि 10 मिनट आपने पेज पढ़ा हुआ है, 2 पेज 3 पेज का नोट्स था। उसके बाद में आपने उसी पर बेस्ड सोचिए 3 पेज पर बेस्ड कम से कम 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया हुआ है। तो चीजें आपकी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं, यानी कि वित्त आयोग से कोई भी क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें वित्त आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो वित्त आयोग नहीं करता है? तो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, ये काम तो किया जाता है। संचित निधि से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों, ये 3 टॉपिक हमारे नोट्स में थे, अब जो भी 2-3 पेज का नोट्स था, ठीक है, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं है, पूरा पढ़ते हैं इसको। तो केंद्र और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि से संबंधन के लिए आवश्यक बात, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ये यहाँ पे लिखा गया है और ये यहाँ पे लिखा गया है ना, तो ये इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन का वाकई राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त हित में कोई निर्दिष्ट अन्य विषय, तो इसमें ये सी सही हो जाएगा। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो प्रेसिडेंट को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है? इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों में यानी कि संसद के पटल पर कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। लेकिन राष्ट्रपति को कौन देता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिफारिशों ये सलाहकार होती है, सही है। सिफारिशें सरकार के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं, अभी हमने देखा था नोट्स में हमने ये भी लिखा हुआ था,
तो इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होती हैं, ये सिर्फ सलाहकारी होती हैं, यानी कि ये सिफारिशें सलाह दे सकती हैं, कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं कर सकती है। यानी कि जो राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार पर लागू अपने निर्णय के अनुसार करता है। भारत सरकार में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीबी राजमन्ना थे, सी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। इसमें करा कि आपको मिलाना कि वित्त वर्ष दिया गया और अध्यक्ष दिया गया है, इसमें बताना सुमेलित करना आपको कौन सा इसमें सही होगा। तो 5वें में विजय केलकर, 13वें ये रंगराजन, 12वें महावीर त्यागी और 10वें केसरी पंत। इसमें अगर आपको एक ही दो पता हो तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 का सी हो जाएगा, यानी कि 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। 2 का ए हो जाएगा, 13वें के विजय केलकर थे, ये तो आपको पता ही होगा, डिस्कस किया हुआ था हमने। तो अगर बी का 1 हो गया, यानी कि 2 का ए हो गया, तो इसमें 2 का ए 2 में दिया गया है, 1 का सी दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें 3 का इसमें बी हो जाएगा रंगराजन, 12वें का, और 10वें का ये केसी पंत हो जाएगा। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15 यानी रिसेंट वाले तो आपको याद ही हो जाएंगे, पहले तो याद ही है, 12, 13, 14, 15 भी ध्यान कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हम बात करेंगे इसकी नियुक्ति के बारे में, डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स को देखिएगा। इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही, सभी कथन सही हैं। तो ये चारों पॉइंट देखिएगा हमारे नोट्स में आपको मिलेंगे, यानी कि 2 से 3 पेज का नोट्स था, 2 ही पेज का था हमको लगता है, 2 से 3 पेज का नोट्स है, और जितने प्रश्न आपने किए हैं सारे प्रश्न उसी से आए हुए हैं, है ना, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको 2-3 पेज से सॉल्व हो चुके हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कैसे नियोगी थे, कौन से अनुच्छेद में वित्त की अनुशंसाएं तो 281 में दी गई हैं। अगर वित्त आयोग पूछता तो 280 में हो जाता। ठीक है, आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया हुआ था, कमेंट कीजिएगा कि आर्टिकल 266 में क्या कहा गया है, और 266 में और 267 में क्या कहा गया है। ठीक है, किस अध्यक्ष ने बताया कि संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति को बताया गया है? किसने बताया था? पीबी मन्नार ने बताया था। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी थे। भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के गठन की बात कहाँ पे की गई है? 280 में की गई है। 14वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 14वें वित्त आयोग की बात, अभी ये हो सकता है कि 15 वित्त आयोग चल रहा है, तो इसमें लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा सही नहीं है, यही नहीं सही, बाकी आप ये तीनों पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी कौन चल रहा है? 15वां चल रहा है, तो 14 से प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? ये संसद के द्वारा किया जाता है। ये बी सही होगा। ठीक है, ये गलत है। ये अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15 वित्त आयोग इस समय चल रहा है। क्वेश्चन करा वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएंगे। 1 + 4, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अपनी रिपोर्ट क्या सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति संसद में पेश करता है। तो ये जो इसमें आंसर देगा इसको ध्यान मत दीजिएगा, जो आंसर हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, करा कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम वित्त आयोग का गठन, अब देखिए सीधा गठन 6 वर्ष के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यही हो जाएगा। राज्य को कर में हिस्सा देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा था? तो राज्य में शिक्षा का स्तर, ये ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100 से ज्यादा, 100 से 150 प्रश्न थे। ठीक है, आशा है क्या क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इतनी मेहनत से क्लास बनाई हुई है तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी सुझाव है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो कि संबंधित होगी इसी सीरीज से, यानी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि उन पर महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ, और उसके बाद में उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, आने वाली आरओ के लिए या वीडियो के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये साबित होगी।
और इसके अलावा जो भी हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।